स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज द ट्रू माइक में हम एक ऐसे मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बंदूक की लड़ाई तो लड़ी ही लड़ी, लेकिन कलम की लड़ाई भी लड़ते हैं। और कलम की लड़ाई भी इस कदर लड़ी है कि जब आप जानेंगे समझेंगे तो चौंक जाएंगे। उन्होंने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी, उन्होंने कागज़ की लड़ाई भी लड़ी, और उन्हीं दोनों लड़ाइयों के अंदर उन्होंने विजयश्री हासिल की। और न सिर्फ विजयश्री बल्कि कई कीर्तिमान भी बनाए। ऐसे ही कीर्तिमान बनाने वाले दशरथ सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखावत साहब। थैंक यू सो मच सर। मैं जैसा कह रहा था कि आपने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी, आपने कागज़ की लड़ाई भी लड़ी जी, और ये दोनों लड़ाइयाँ आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जी। आप उस ज़िले से आते हैं जी, जहाँ मुझे लगता है कि हर घर से शायद सैनिक जाता है। बिल्कुल। झुंझुनू जी, एक ऐसा ज़िला जी, जो पूरी दुनिया में ख्यातनाम है इस बाबत की आर्मी के अंदर वहाँ से अधिक लोग जाते हैं। धनूरी अपने आप में वहाँ एक उदाहरण है, गांव है, गाँव है। और आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, उसी माटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आर्मी में जाने का जो सपना था आपका, कैसे दिमाग में पला और कैसे आगे बढ़ा? देखिए, जैसा आपने बताया, मैं शेखावाटी के झुंझुनू ज़िले से आता हूँ, जहाँ लगभग हर घर का हर दूसरा मेंबर सेना में जाता है जी। और उसी प्रकार मेरे भी 3 पीढ़ी सेना में। मेरे दादाजी 48 के वार में, मेरे पिताजी 1962, 65 और 71 के वार में रहे और मुझे कारगिल युद्ध लड़ने का मौका मिला। मेरे नाना आर्मी में थे, मेरे बड़े पापा आर्मी में थे, मेरे ससुर जी आर्मी में थे, मेरे और कई सारे रिलेटिव परिवार के लोग सेना में थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने भी सेना को ज्वाइन किया। तो कई पीढ़ियाँ आपकी सेना के अंदर हैं। जी। युद्ध के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि आपके दादाजी भी थे, पिताजी भी रहे, उन्होंने जो वॉर लड़े उसके बारे में आज जानना चाहेंगे। 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का जश्न है, उसी जश्न में कुछ अगर किस्से जुड़ते हैं तो और खूबसूरत पल हो जाते हैं। जी, दरअसल जब हम छोटे थे, 8 साल 10 साल के, तब हमारे पापा सेना में थे और मेरे पिताजी ने 1962, 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध लड़ा और वो इंडियन आर्मी की एक ऐसी बटालियन में थे जिसमें 2 परमवीर चक्र हैं। भारत में अब तक 21 परमवीर चक्र हैं, जिसमें 2 एकमात्र एक ही बटालियन में, उसमें मेरे पिताजी थे जी। और जिनमें मेरे पिताजी 1965 के युद्ध में उनके लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर जो उनके CEO थे, उनको परमवीर चक्र मिला। 1971 के युद्ध में कैप्टन अरुण खेत्रपाल, उनको परमवीर चक्र मिला। तो उस बटालियन को फ़क्र हिंद का खिताब दिया गया और 17 पूना हॉर्स नाम की आर्मर्ड रेजिमेंट की वो बटालियन पूरी इंडियन आर्मी में एक अलग नज़र से देखी जाती है। उसमें मेरे पिताजी थे और तीनों लड़ाइयों के किस्से जब वो हमसे शेयर करते थे, परिवार में बताते थे, बच्चों को बताते थे, तो हमारे दिल में ये बैठ गया कि हमें सेना में जाना ही है। जी। अच्छा, छत्रपाल जी पे तो फिल्म भी बनी है अभी जी। रिसेंटली एक फिल्म बनी है उनके ऊपर, उनकी बहादुरी के किस्से उसके अंदर हैं। जी। आप उस बटालियन का नाम भी बताएं क्योंकि दर्शक बड़ी बेसब्री से जानना चाहता है। जी। कौन सी ऐसी बटालियन जिसने 2 परमवीर चक्र लिए? वही 17 पूना हॉर्स आर्मर्ड रेजिमेंट की, जिसके अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष जो अभी जिन्होंने चार्ज लिया है, जनरल धीरज सेठ, वो भी आर्मर्ड से आते हैं। और 17 पूना हॉर्स जिसमें हर युद्ध में भाग लिया, टैंकों वाली देश की ऐसी बड़ी और बहादुर पलटन है जिसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। जो फ़क्र हिंद का खिताब वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। मतलब दुश्मन कांपता है। जी, खौफ है। खौफ है, आज भी खौफ है। और हर युद्ध में उसने अविस्मरणीय और अद्वितीय अपनी वीरता दिखाई है। इसका ऐसा किस्सा उसका? जैसे एक अपने अभी गुजरे कुछ ही दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह जी, एक कोटा के कुन्नाड़ी गांव के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी, वो भी उसी बटालियन से आते थे। 71 के वार में मेरे पिताजी बताते थे कि पाकिस्तान में जब लगा कि सेना हमारी कहीं कमज़ोर पड़ रही है तो टैंकों को आदेश मिला। तो उनके CEO ने उस वक्त कहा कि हम पाकिस्तान में जाकर नाश्ता करेंगे। तो टैंकों के साथ कई किलोमीटर अपने टारगेट से आगे चले गए। कई टैंकों पर बमबारी के द्वारा हमारा नुकसान भी हुआ, हमारे टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, हमारे हथियार डैमेज हो गए, कई लोग शहीद भी हुए। लेकिन वो जो लक्ष्य था वो उससे भी कहीं 10-20 किलोमीटर आगे हमारी 17 पूना हॉर्स पहुंची और जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की तरफ से ये फ़क्र हिंद का खिताब दिया गया।
तो फ़क्र होता है तो हिंदुस्तान को होता है। फ़क्र होता है। और ऐसी फ़क्र हिंद बटालियन में मेरे पिताजी थे, तो स्वाभाविक रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाली वो जो किस्से हम सुनते थे, वो युद्ध से संबंधित जो बातें हम सुनते थे, उन्होंने हमारे अंदर एक बीज ऐसा बोया कि हम भी जब युवा हुए तो सेना की तैयारी करने लगे। 17 साल उम्र में हमने भी फिर सेना ज्वाइन की। सेना ज्वाइन करने के बाद क्या दिमाग में था, क्या पल रहा था कि कोई लड़ाई होगी तो मैं भी जाऊंगा, सामने जाऊंगा? पीठ दिखाना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल रहता है। और अपने यहाँ तो सेना में कहा जाता है कि चाहे सीने पे गोली खा लीजिए लेकिन पीठ नहीं दिखाता हमारा सैनिक, और तमाम युद्ध उसके गवाह हैं। आपने भी कारगिल युद्ध लड़ा जी, उसकी कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से हमारे दर्शकों को बताइए ताकि लोग जानें, उनके अंदर वो भाव पैदा हो, आर्मी से जुड़ने का भाव पैदा हो। देखिए, मैं अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए अक्टूबर 1988 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में गया, और 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं कश्मीर गया तो कश्मीर के उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे। रक्त रंजित वीरान घाटी को देखकर ऐसा लगता कि ये हिस्सा भारत का हिस्सा नहीं है, जबकि कश्मीर हमारे देश का भाल है, मस्तक है। लेकिन वो जो भाल हमारा मस्तक है, जो हमारा एक तरह से कहा जाता था कि वादी कश्मीर जन्नत का नज़ारा, यानी कि कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, लेकिन वहाँ देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये स्वर्ग है। खून से सनी घाटी देखकर ये लगता था कि ये हिस्सा हमारा नहीं है, जबकि हमारे देश के माथे का मस्तक कश्मीर है, भाल है। और उस भाल के ऊपर जो तिलक होना चाहिए था, वो खून से रंगी हुई घाटी का तिलक था, जो हम खुद शर्मिंदा होते थे। देश के सैनिक शर्मिंदा थे, देश के नागरिक शर्मिंदा थे। जो अभी 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटी, 35A धारा हटी, तो उसका स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल राज्य का स्टेटस हटा, तब से वहाँ शांति शुरू हो गई। लेकिन 1994 से लेकर 2000 तक स्थितियाँ इतनी गंभीर थी, पूरे देश को लगता था कि ये कश्मीर रहेगा या नहीं रहेगा। तो 1996-97 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने लगी थी, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि वो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन भारत की तत्कालीन सरकार ने, वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार थी, उन्होंने शांति की पहल की। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने शांति समझौता किया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और वाजपेयी जी के बीच एक शांति समझौता हुआ। एक बस यहाँ से गई, एक बस पाकिस्तान से भारत आई, और दोनों देशों के बीच जो सालों से कटुता थी वो एक बर्फ़ पिघलती दिखाई दी। ये उम्मीद जगी कि अब शांति होगी। लेकिन पाकिस्तान एक स्वाभाविक रूप से, कहना चाहिए, पीठ में छुर्रा घोंपने वाली जो, हाँ, तो उन्होंने एक तरफ इधर शांति समझौता, उधर वहाँ के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना को आदेश दिया, जैसा सर्दियों के अंदर दोनों सेनाएं बॉर्डर से दूर हटती हैं, भारत की भी हटती है, पाकिस्तान की भी हटती है। ऐसी स्थिति में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत की छोड़ी हुई ज़मीन में अपनी घुसपैठ कर दी। वहाँ की सेना जो है वो भारत में घुसपैठियों के नाम से घुस आई। अब जब मार्च अप्रैल में सेना हमारी आगे बढ़ती है, भारत की सेना जब वापस अपनी पूर्व स्थिति में, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस वक्त उड़ी सेक्टर में था, उड़ी सेक्टर में था, और हमारे 3 सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिए गए। बाद में 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडी मिली, और उसके बाद जब मार्च अप्रैल से ऐसा लगने लगा कि अब ये युद्ध होगा, तो युद्ध चरम पर था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब प्रयास हुए कि युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत ने भी प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस ओर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, जिस कारण से वो युद्ध हुआ। जिस खोट चल रही थी शुरू से, उसकी नीयत में खोट थी, और वो धोखे से हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। हमारा ले राजमार्ग है, हमारा सियाचिन ग्लेशियर का जो राजमार्ग है, उसको काट कर वहाँ वो कब्जा करके ज़मीन हथियाना चाहता था। तो वो उनके मंसूबे नाकाम रहे, वो सफल नहीं हो सके, और हमारे सैनिकों ने 527 सैनिकों ने शहादत दी। उसके बाद हमारे सैनिकों ने सभी चोटियाँ पुनः कब्जा किया और तिरंगा फहराया। और उसके खबर कैसे मिली थी कि दुश्मन आकर बैठ गया है? खबर शुरू में भारत की इंटेलिजेंस को लगा कि ये जो, जिन्हें आतंकवादी, पाकिस्तान को जब बताया गया सरकारों के द्वारा कि ये घुसपैठी हैं, ये आपके सैनिक हैं, तो उन्होंने सैनिक होने से इनकार किया। पूरा कारगिल युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया।
उसकी बटालियन थी, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन जो सेना का एक हिस्सा है, उसने कारगिल में घुसपैठ की। बताया गया कि ये घुसपैठी है। घुसपैठी हैं जो उनके प्रमाण भी मिले थे, प्रमाण भी मिले, सैनिकों के कार्ड मिले, सैनिकों के जो वेपन्स होते हैं, सैनिकों की और जो पहचान होती है वो बाद में मिली वहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने खुद स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ने तो डेड बॉडीज लेने से मना कर दिया कि ये भारत के भगोड़े लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ये हमारे सैनिक नहीं, जबकि वो थे वहाँ के सैनिक। प्रूव हो चुका था। क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता वाले देश के? ऐसे मानसिकता वाले देश पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा 7 साल का कश्मीर का जीवन, मेरा अनुभव बताता है कि कभी भी आमने सामने उन्होंने लड़ाई नहीं की, हमेशा धोखे से युद्ध किया। आतंकवादी हमला भी, हर हमला धोखे से होता। कभी गाड़ियों में आईडी लगा देना, कभी रास्ते में माइंस लगा देना, कभी सैनिकों की टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंक देना, फायर कर देना। कभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो प्रायोजित आतंकवाद था वो आमने सामने नहीं हुआ। वो दृश्य हम जानना चाहेंगे जिसमें आप कह रहे हैं कि कारगिल में आप भी वहाँ शामिल थे, लड़ाई में शामिल थे। क्या मौका मिला आपको, क्या किया आपने वहाँ पर और कैसा वो मंजर रहा? देखिए, मैं जहाँ था उड़ी सेक्टर में, वहाँ भी उन्होंने घुसपैठ करी और हमें आदेश मिले कि जो हमारी ज़मीन पाकिस्तान ने घुसपैठ कर ली या हमारा कोई भी 1 इंच ज़मीन भी, हालांकि हमारे यहाँ इतनी घुसपैठ नहीं हुई, पहाड़ी एरिया है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, घना जंगल है, फिर भी हमारी जो 9 राजपूत बटालियन थी उसने आगे जाकर एक पूरा पहाड़ कब्जा किया। पाकिस्तान का पूरा एक पहाड़ कब्जा किया। आज भी वो भारत के पास है, जिसका नाम राजपूत टेकड़ी है। उस पर हमारे कई सैनिकों की शहादत हुई, कईयों के हाथ पैर नहीं रहे, कईयों ने मानसिक रूप से पीड़ाएं झेली और प्रतिकूल और विकट हालातों में हमारे सैनिकों ने 6 महीने तक वहाँ अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी दी। उसके बाद वो हमारी ज़मीन आज हमारे पास। आपके रोल के बारे में बताएं, वहाँ पे क्या? मैं वहाँ एक सिंपल सोल्जर था, एक राइफलमैन था, एक कहना चाहिए कि एक टुकड़ी का हिस्सा था। जो टुकड़ी को आदेश मिलता, जो कमांडर का आदेश होता, तो वो उस आदेश के पालक हम होते थे। कितने आगे तक बढ़ गए थे आप लोग? पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी कब्जे किया वहाँ तक हमारी बटालियन थी, वहाँ तक हम राजपूत टेकड़ी जो आज भी भारत के पास है। वर्तमान हालात जो चल रहे हैं फिलहाल जी, क्या लगता है? आपने जैसे पहले कहा कि अटल जी की सरकार थी और काफ़ी मजबूत सरकार थी, जिन्होंने सेना को काफ़ी हौसला बढ़ाया। सेना का खुद अटल जी भी आए थे बॉर्डर पे, हमसे मिले, सैनिकों से मिले। जी, अभी जो हालात हैं वर्तमान में, जी, जैसे अभी पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ, उरी के अंदर हुआ, हालांकि हमने जवाब दिया, एयर स्ट्राइक की भी बातें होती, लेकिन कई राजनीति उसके अंदर घुस जाती है। जी, क्या कहेंगे इन वर्तमान हालातों पर? एज ए सोल्जर आपको क्या लगता है? देखिए, 1990 से लेके 2000 का दशक, मैंने कहा रक्त रंजित घाटी, और ये कभी नहीं किसी इंडियन ने सोचा होगा कि इस प्रकार की शांति आएगी। भारत के बाकी हिस्सों के लोग कश्मीर की यात्रा करेंगे। कई बार ऐसा होता कि हमारे पर्यटकों को बंदी बना के मार दिया जाता, गाड़ियों पे हमले होते। मैंने जब डोडा में मैंने ड्यूटी की राष्ट्रीय राइफल में, एक बारात को खड़ा करके ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, 8 आतंकवादी थे, हालांकि सैनिकों ने बाद में घेर के उनको मारा, लेकिन वो एक पूरी बारात के 27 आदमी, जून 97 की घटना है, खड़ा करके। इस तरह के रोज़ घटनाएं होती थी, रोज़ लोगों को मारा जाता था और घरों में घुस घुस करके उनको निकाल करके मारा जाता था। तो बड़ी बेरहमी से, ये किसी ने नहीं सोचा। और उससे पहले जो 90 के दशक में सरकारें रहती थी, एक राज्यपाल का राज होता था राष्ट्रपति शासन के तहत, और लगभग सेना के रिटायर्ड जनरल वहाँ पे राष्ट्रपति राज के दौरान गवर्नर रहा करते थे। जो आतंकवादी खुले घूमते थे। डोडा के अंदर जब राष्ट्रीय राइफल 95-96 में गई तो आतंकवादी वहाँ क्रिकेट खेलते थे। आप सोचिए, उनको बेखौफ थे वो। पुलिस नाकारा थी, प्रशासन नाकारा था। डोडा की पुलिस लाइन को आतंकवादियों ने जला दिया। अगर कोई पुलिस अधिकारी इनिशिएटिव लेता, उसको मार दिया जाता, बहुत जल्द उसको उड़ा दिया जाता। बहुत क्रूर तरीके से, भयंकर क्रूर तरीके से। पीछे पाकिस्तान का सपोर्ट था, जनता डर के मारे, इधर फौज उधर आतंकवादी। लेकिन आतंकवादी तो एट ए टाइम वहीं रहते थे, तो आतंकवादियों से जनता डरती थी। उन्हीं फैमिलीज के बीच में उनका, उन्हीं फैमिलीज के, और वो मूल रूप से वहीं के होते थे। तो बड़ा खून खराबा हमने वहाँ देखा। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय राइफल फैलती गई, राष्ट्रीय राइफल ने रात को कॉर्डन किया,
6 बजे के बाद सर्च ऑपरेशन किया, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के घरों से निकाला, जो भी संभव हो सका वो किया, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगाया। आज की सरकार के लिए क्या कहेंगे? लगता है फ्री हैंड की बहुत बात होती है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, अपोजिशन हमेशा सवाल उठाता है कि नहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, इस तरह की बातें सामने आती हैं। आप चूंकि वहाँ रहे हैं, बारीकियों से चीज़ों को जानते हैं, क्या कहेंगे? लोग सुनना चाहते हैं इस चीज़। 90 के दशक में जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और कश्मीर के जो गवर्नर थे जनरल केवी कृष्णा राव थे, मैंने वहाँ तब भी ड्यूटी की है। सैनिकों को वहाँ पर अधिकार नहीं होते थे। अगर हमें पता है कि इस आतंकवादी ने हमारे निरीह नागरिकों की हत्या की है, हम पकड़ करके लाते थे। कैंप में लाने से पहले उसे छोड़ दिया जाता था। अच्छा। दिल्ली तक से फ़ोन आते थे कि इसे मारा नहीं जाएगा, ससम्मान इसको घर छोड़ा जाता था। आप सोचिए, सैनिकों को पता था कि इसने इतना खून खराबा किया, कल फिर करेगा। इस प्रकार से एक पुराने आतंकवादियों की एक टीम थी जिसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम से एक संस्था बना दी गई, जिसे फ़ौज उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बोला साहब इनको मार दिया जाएगा। आज भी वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, कोई नहीं मार रहा उनको। जिस तरह से कश्मीर को एक खिलौना बना के रखा गया, भारत को दुनिया में बदनाम होते देखा गया, उसका ठीक उल्टा आज हम देख रहे हैं। 370 कभी भी हटाई जा सकती थी, जो स्पेशल स्टेटस देती थी जम्मू कश्मीर। लेकिन कहा जाता था कि 370 हटेगी तो खून खराबा हो जाएगा पूरे देश में। ये कहा जाता था, हटी 5 अगस्त 2019 को 35A हटी, 370 हटी, कुछ नहीं हुआ। सरकार की इच्छा शक्ति अगर हो एक तो मक्खी नहीं मरी, एक मक्खी नहीं मरी। और अभी आप देखते हैं रोज़ शांति, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पूरा देश सेना के साथ खड़ा हो गया, सरकार साथ खड़ी हो गई। लेकिन उस पर सवाल भी खड़े हुए। सवाल तो वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, 60 साल तक जिन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। जिस तरह से इस कश्मीर मुद्दे को लटका के रखा गया, रोज़ हत्याएं होती, रोज़ हमारी निर्दोष सैनिक मारे जाते थे, रोज़ माताओं बहनों की मांग का सिंदूर पोंछा जाता, उस पर तो कोई नहीं बोलता था। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना के रखा गया। आप देख रहे हैं 2019 से लेके 26 चल रहा है, 7 साल में कितनी शांति। आप खुद जा सकते हैं, पूरा कश्मीर भ्रमण कर सकते हैं, जो हमारे माथे का मस्तक है। अब लगता है कि कश्मीर भारत के माथे का। मैंने कुछ तस्वीरें देखी वहाँ, जो पहले कश्मीरी वहाँ से पलायन किए थे, आज वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं वहाँ पहुँची और उन्होंने अपना पुराना घर देखा जो खंडित हो चुका है, नष्ट हो चुका है, देख के रो रही हैं, कह रही हैं कि अब हम फिर से यहाँ घर बनाएंगे। जी, तो ये तस्वीर बदलना सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति है, ऐसा दिख भी रहा है, धरातल पर भी दिख रहा है। क्योंकि जिस जगह इंसान जन्म लेता है वहाँ से उसकी भावनाएं जुड़ी होती है, उसके पेरेंट्स रहे होते हैं, उसके दादा परदादा वहाँ पैदा हुए होते हैं, उस गांव से, उस बस्ती से, उस ज़िले से, उस क्षेत्र से उसकी भावनाएं जुड़ी होती है। कोई भी अपने, आज कश्मीरी पंडितों ने जब पलायन किया, आज देश के अलग अलग विस्थापित की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सरकार की ओर से पुनर्वास के लिए एक तरह से कई योजनाओं का खाका बनाया गया है। हमें लगता है कि सरकार की ओर से उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा और उस बारे में सरकार सोच भी रही है और उन लोगों को उम्मीद भी जगी है। क्योंकि दिल्ली तक लोग आए, बम्बई तक लोग गए, राजस्थान में भी लोग आए, अपना घर बार, और वो वीरान घर हम देखते थे वहाँ, जहाँ लोगों के बाग बगीचे थे, जहाँ उनकी खेती थी, जहाँ मकान था, जहाँ स्कूलें होती, जला दिए गए, मार दिया था आपको जब देखते थे उस मंजर को आप? हम उस वक्त युवा थे, 20-22 साल हमारी उम्र थी। हमने कभी नहीं सोचा कि सेना में हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि इस देश का एक हिस्सा इस तरह से वीरान, और सरकारें कुछ नहीं करती थी। एक लाइन का छोटा सा शोक संदेश, प्रधानमंत्री का शोक संदेश, मृतकों के लिए उनके परिवारों को संवेदना संदेश, इससे आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हमने संसद में देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि भारत की वर्तमान सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, पूरे देश की निगाहें उस पर थी, दुनिया की थी कि 370 हटते हमने देखा, 35A को हटते देखा, और आपने कहा जैसे एक मक्खी भी नहीं मरी, कोई हिंसा नहीं हुई। और उसके बाद आज हम ये समझ पा रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। तो ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय देश की वर्तमान सरकार को ही देंगे। मैं बिल्कुल एक नागरिक के तौर पे, एक सैनिक के तौर पे अब वर्तमान भारत की सरकार को इसका श्रेय दूंगा, और देना ही पड़ेगा। विपक्ष आप पे आरोप लगा देगा बीजेपी से मिले हुए आप? नहीं, हम तो सैनिक हैं, हम किसी पार्टी के प्राइमरी सदस्य ही नहीं हैं, किसी भी दल में नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग।
देश भर के सैनिक इस बात को अच्छे से जानते हैं जो वहाँ रहे हैं कि तब क्या होता था, अब क्या होता था। फिर विपक्ष बार बार सवाल उठाता है। विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा था, वो पोलराइजेशन के लिए एक बड़ा मुद्दा था। अब हुर्रियत में हमने खुद देखा कि वो आतंकवादी थे, बाद में जब उनकी उम्र हो गई अब वो गतिविधि नहीं कर सकते, उनको सरकार प्रोटेक्ट करती थी। आप सोचिए, जिन्होंने खून खराबा किया है, जिन्होंने इस भारत माता के सपूतों को मारा है और वो सम्मान से रह रहे हैं, उनको भारत सरकार के सैनिक प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इनका क्या हो जाएगा। वो आज ऐसा नहीं, आज भी है, वो आज कोई नहीं मार रहा। उनके बच्चे विदेश में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, उनके विदेशों में धन उनका जाता था, कश्मीर में बड़े बड़े धंधे कारोबार उनके होते थे। आम आदमी को वो आतंकवादी बनने पर मजबूर करते थे। किसी के 3 बेटे 4 बेटे, एक को आतंकवादी बना दो। पाकिस्तान से ब्रेन वॉश। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो बावलपुर के प्रशिक्षण केंद्र भारत की सेना ने ध्वस्त किए हैं, ऐसी जगह से प्रशिक्षित होकर के वो हिंसा फैलाते थे, मारकाट करते थे। तो ब्रेन वॉश का क्या तरीका रहता है? ब्रेन वॉश का तरीका धर्म को आधार बनाया जाता था कि आप ऐसा करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, आप ऐसा करेंगे तो धर्म के लिए करेंगे। इसमें कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। लेकिन उन्होंने उनको 15 वर्ष की 17 साल की उम्र में ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान ले जा करके 1 साल का 6 महीने का प्रशिक्षण देकर हथियार और पैसा देके उनको छोड़ा जाता। बॉर्डर से इस तरफ कैसे आ जाते हैं ये लोग? एक्चुअली वहाँ कश्मीर का जो एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पहाड़ हैं। आप आसमान को नहीं देखोगे, वहाँ पहाड़ दिखाई देंगे, घना जंगल है, कोई ऐसी वहाँ फेंसिंग नहीं है, कोई दीवार नहीं है कि जहाँ से हो। तो सेना है वो खूब ध्यान रखती है, पकड़े भी खूब जाते हैं, हथियार भी पकड़े जाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं से आ ही जाते थे और आने के बाद उनका पूरा नेटवर्क वहाँ होता था, क्योंकि वह मूल रूप से वहीं के थे। तो इस तरह से उनका वो नेटवर्क चलता था। तो ये एक दोहरी चाल है पाकिस्तान की कि यहीं के लोगों को इस्तेमाल करो, उनका ब्रेन वॉश करो, ट्रेनिंग अपनी धरती पे दो, आतंक भारत की धरती। ये पाकिस्तान की चाल है। जब हर युद्ध में पाकिस्तान भारत से हारा, 1948 में कबायली हमले के रूप में पाकिस्तान ने भारत के साथ पहली छेड़खानी की, तो पहली बार धोखे से घुसने का प्रयास किया, तो उसमें मार खा करके भागा। उसके बाद 1965 में किया, तब भी भारत से हारा, 1971 में भी हारा। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी लगना चाहिए, युद्ध होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, दुनिया को लगेगा कि ये कमज़ोर राष्ट्र भारत से यही युद्ध करना चाहता है, तो उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, आतंकवाद को पनाह देना शुरू किया, आतंकवाद को प्रिजर्व करना शुरू किया, उसको पैसा देने लगा ताकि अस्थिरता पैदा हो, भारत बदनाम हो कि ये कश्मीर के नागरिकों को दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, इनको मौके नहीं दिए जाते, उनको रोज़गार नहीं दिए जाते, जबकि तत्कालीन सरकारों ने ये सारा खाका बना के रखा। बड़ा आरोप आपका ये। हाँ, ये आरोप है, ये सबको पता है, पूरा देश जानता है। आप किसी कश्मीरी से पूछेंगे, जो 80 साल का वृद्ध कश्मीरी, आप पूछिए जाकर के, वो बता देगा इस बात को। वो जानता था कि हमें इस तरह से रखा जा रहा है। आज वो भारत का नागरिक मानता है, और भारत का नागरिक मानता नहीं बल्कि अपने को सम्मानित नागरिक मानता है। सरकार की तमाम योजनाएं वहाँ जारी है, देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं IAS IPS में कश्मीरी लोग आ रहे हैं, भारत की अन्य सेवाओं में वो लोग आ रहे हैं। इससे पहले उनको मौका नहीं मिला। उससे पहले उनको मौका क्या, स्कूल तक नहीं जाते, स्कूलों में आतंकवादी बैठते थे। पत्थर फेंको, उनको कैसे भी अस्थिरता पैदा करने के लिए सेना को मोरल डाउन करो, सेना को एक तरह से ऐसा बदनाम कर दो दुनिया में कि देखो साहब, सेना हमें यहाँ रहने नहीं दे रही, हमें जीवन जीने नहीं दे रही। सेना तो शांति चाहती है, और हम वहाँ थे, भारत की सेना उनके लिए आर्मी की कैंटीन के द्वारा सेवाएं देती थी, आर्मी की मेडिकल फैसिलिटी देती थी, सेना के जो टीचर होते थे बच्चों को पढ़ाते थे। हमने खुद पढ़ाया वहाँ के कितने बच्चों को, आज भी जुड़े हुए। पढ़ाने से मुझे याद आया, आपकी पढ़ाई के भी बड़े चर्चे हैं जी, और सिर्फ जयपुर में, राजस्थान में या भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपके चर्चे हैं, और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए हैं। जी। मैं सबसे पहले आपकी जो भी पढ़ाई की खासियत हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं ऐसे ज़िले से आता हूँ जो आपने जैसे कहा कि सैनिकों का ज़िला है, और कोई भी कुछ भी बने लेकिन उससे पहले अपनी सेना में जाने की जिम्मेदारी निभाता है। वो मैंने भी निभाई, लेकिन अंदर एक ऐसी टीस पलती रही
कि ये जो सैनिक होते हैं ये 16-17 साल 18 साल उम्र में चले जाते पढ़ाई हैं, छूट जाती 30 साल 35 साल यानी 50 प्लस एज में वापस आते हैं। इनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, हर जगह होती है। इनके साथ भेदभाव होता है, परिवार से लेकर प्रशासन तक हर जगह, कोई इनकी सुनता नहीं। तो ऐसे में ये कहाँ जाएं, किसको बताएं? प्रशासन सुनता नहीं, पुलिस सुनती नहीं, परिवार में भी इनको जब तक कमा रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद परिवार भी इनके हाल पे छोड़ के चला जाता। तो मैंने सोचा कि न्यायपालिका का रास्ता पकड़ा जाए, किसी सैनिक के साथ कभी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये प्रण लेकर मैंने सीखना शुरू किया जी। और लगभग आप मानिए 148 डिग्रियों के साथ 148 डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के साथ 15वां वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी 2 दिन पहले बना है। अच्छा, कौन लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और यूएसए बुक ऑफ, इससे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस प्रकार के 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। छोड़ा आपने? सीखने की इतनी ललक है कि अभी भी मैंने 37 पेपर दिए हैं। कब से कब तक? अभी 25 मई से लेकर 24 जुलाई तक मैंने 37 पेपर दिए। जून जुलाई 3 महीने में 37? 3 महीने में मैंने 37 पेपर दिए। और 37 के 37 सफल? अब रिजल्ट आएगा सफल, मैं असफल कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। अच्छे मार्क्स आते हैं, 80+% के साथ मैं पास होता हूँ। अभी डिस्टिंक्शन मार्क के साथ मुझे इग्नो की डिग्री मिली थी पिछले दिन। अच्छा, पत्रकारिता में भी कोई कोर्स? पत्रकारिता में मैंने BGMC किया, MGMC किया है और डिप्लोमा डिजिटल मीडिया में भी किया है। क्या बात, मैं नहीं कर पाया। आप भी कर सकते हैं। अब आपसे प्रेरणा मिल रही तो ज़रूर करेंगे। और कोई ऐसा किस्सा जो 15 अगस्त की बेला पर ये देश को आप बता पाएँ कि किस तरीके से एक सैनिक वहाँ लड़ता है, उसी की बंदूक की नोक पर, उसी की हिम्मत और हौसले पर विजय श्री की कहानी लिखी जाती है। सैनिक बॉर्डर पर तभी लड़ता है जब देश पीछे खड़ा होता है। कारगिल के युद्ध में मैंने ये देखा कि इसी अगस्त महीने के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार आया। एक ट्रक भरी हुई राखियाँ, कभी कल्पना नहीं कर सकते, एक ट्रक भरी हुई राखियाँ हमने वहाँ पर देखी, देश भर की बहनों के द्वारा सैनिकों के लिए। यहीं जयपुर डेयरी ने फ्री में दूध वहाँ भेजा। और जिस प्रकार से पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा, तो जब जब सैनिकों के साथ देश खड़ा होता है तो वो हौसला बढ़ाता है। और आज आप देखें कि सैनिक को पूरे देश में सम्मान की नज़र से इसलिए देखा जाता है कि उसी के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है और आराम से रह पाता है। और सैनिक अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो इसीलिए सेना में जाता है। और वो तो उसको मंगल मानता है कि आज उसे मौका मिला, जिसके लिए वो यहाँ से रणभूमि में जाना शुभ संकेत मानता है हर सैनिक। और रोजगार अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है। सेना में जो जाता है ना, वो सबसे पहले देश के प्रति अपना समर्पण तय करके ही जाता है कि कल को ऐसा हो तो क्या हो, ये नहीं सोचता। जैसे महाभारत में अर्जुन को बताया गया कि आप धनुष उठाओ, आप नहीं मारेंगे, आपका कर्तव्य है, आप अपने धर्म का पालन करेंगे। तो निष्काम भाव से जो कर्म आप करेंगे वो आपको करना ही होगा। तो सैनिक अर्जुन की उस सीख को, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सीख को याद करके ही सेना में जाता है। मतलब देश के नागरिक कृष्ण हैं जो हौसला बढ़ाते हैं। जी। उत्तिष्ठ जागृत कौन्तेय जी, तब जाकर अर्जुन लड़ता है। तब अर्जुन लड़ता है और धनुष उठाता है और बुराइयों से लड़ता है और अन्याय पर न्याय की विजय होती है। अच्छा, अग्निवीर को लेकर काफ़ी बातें हुई, कन्फ्यूज़न, आज भी लोगों में कन्फ्यूज़न है उसको लेकर के। बतौर सैनिक क्या मानते हैं? देखिए, इसमें एक भ्रम की स्थिति ज़्यादा फैलाई गई। फैलाई गई मतलब? फैलाई इसलिए गई कि सैनिक 15 साल मिनिमम सेवा देता है फौज के अंदर, प्रमोशन बढ़ता है तो उसकी सेवा की अवधि भी बढ़ती जाती है। देश की सरकार ने ये सोचा कि जब 3 गुना यानी 25% रहेंगे, 75% वापस आएंगे, तो वो जो 75% वापस आएंगे वो भी सेना के बारे में सीख के आएंगे। तो आप सोचिए 3 गुना लोगों को ज़्यादा सेना के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब वो सिविलियन रहेंगे तब भी वो सैनिक की तरह अपने को मानेंगे और लोग भी उनको सैनिक ट्रीट करेंगे। सरकार ने जगह जगह उनको कोटा दिया है, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। आप देखना, उनको एक ऑप्शन मिला है। और 25% का कोटा सरकार बढ़ा भी सकती है, ऐसे भी प्रपोजल चल रहे हैं, ये बढ़ भी सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट सरकार ने किया है शुरुआती तौर पे। कैसा है एक्सपेरिमेंट ये? अच्छा एक्सपेरिमेंट, अच्छे पढ़े लिखे 4 गुना मिलेंगे, उसमें 3 गुना आएंगे तो
सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे एसएसबी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इन जैसी अदर जो सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स, उसमें कोटा निश्चित कर दिया गया। राज्यों की पुलिस में कर दिया गया, अदर विभागों में कर दिया गया, जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेज है, आईओसी है आपकी, और इस तरह की एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इसमें इनको प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा, पढ़ाई की जो कसक थी वो आपने तो पूरी कर ली जी। बाकी लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 12-13 साल से मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप जैसे मीडिया बंधुओं ने भी मेरा खूब प्रचार प्रसार किया है, देश के बच्चे बच्चे को पता लगा है। और ये जो आप देखते थे कि सुसाइड खूब करते थे बच्चे, तो सुसाइड रेट इंडिया का कम होने लगा है। इसलिए कि मेरे जैसे एक अभावग्रस्त व्यक्ति को मैं खेत की सब्जियां शहर में बेच करके पैसा इकट्ठा करके मैंने फीस जमा कराई है। आप सोचें इस बात को। और मैं सुसाइड नहीं किया। अगर मैं 148 डिग्रियों में सुसाइड करता, 1000 बार करता, तो सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। जो आजकल कोटा, सीकर और इधर कोचिंग सेंटर, मैंने 1000 से ज़्यादा देश विदेश में लेक्चर दिए, इसी बात को रेखांकित करता रहा कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। आप उससे बाहर आइए, बी बोल्ड एंड फाइट। जी, आप अपने को प्रूव करिए। जो मार्क्स हैं वो आपका भाग्य तय नहीं करते। मार्क्स तो एक आकलन है कि आप अपने को असेस कर लें। आकलन उतना ही है। भविष्य में बहुत से मौके हैं। आजकल तो सरकारों ने इतनी सुविधाएं दे दी है, इतने प्रकार की सरकारी सेवाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2013 बैच में आरएस अधिकारी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। उससे मैं ज़्यादा ठीक अब, क्योंकि मैं इतने काम कर, कई सारी यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देता हूँ, कई सारी यूनिवर्सिटी में बच्चे पीएचडी मेरे नीचे करते हैं, मैं गाइड हूँ उनका, तो मैं फ्री हूँ। अब ये नहीं है कि हम केवल पेट के लिए ही पैदा हुए, हम एक पद के लिए पैदा हुए या पैसे के लिए पैदा हुए। आप देश के लिए करेंगे, ये पेट तो भर ही जाएगा, पद भी मिल जाएगा, लेकिन आप कम से कम राष्ट्र भावना तो अपने अंदर जगाएं। आप अभी भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं बतौर? अभी मैं भारतीय सेना में पिछले 10 साल से लीगल एडवाइज़र हूँ। मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, मैं वैतनिक नहीं हूँ। अच्छा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देश के सैनिकों की लीगल एड सेवा देता हूँ। सैनिकों की व्यक्तिगत परेशानियों को, उनकी पे पेंशन फंड, युद्ध विधवाएँ, उनके बच्चे, शहीदों के परिवार, सैनिक, पूर्व सैनिक, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सेवा आज भी जारी है। तो आपकी सेवा यूँ ही बनी रहे। तो आप थे दशरथ सिंह जी शेखावत, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बंदूक और कलम दोनों से लड़ रहे हैं और देश के लिए लड़े हैं। ये प्रेरणा, ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, ये एक प्रेरणा देने वाला पॉडकास्ट है, जो एक भाव जगाता है, एक जागृति जगाता है, देशभक्ति की भावना जगाता है। और 15 अगस्त पर आप हम सब भी प्रण ले सकते हैं कि लड़ाइयाँ सिर्फ बंदूकों से नहीं, कलम से भी लड़ी जाती है। और दोनों से लड़ने वाली शख्सियत दशरथ सिंह शेखावत के रूप में हमारे साथ थी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े अहम पहलुओं को बताया, सेना से जुड़े अहम पहलुओं को बताया। आप हमारे इस पॉडकास्ट को लेकर क्या सोचते हैं? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं, ताकि इस देश का हौसला बना रहे, इस देश में देशभक्ति का भाव पैदा होता रहे और यूं ही दशरथ सिंह जी की तरह इस देश के युवा देश के काम आते रहें। नमस्कार। ठीक है, और कुछ बचा? हो गया सारा?